हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग 11th क्लास के सिलेबस को और आगे बढ़ाते हैं। और पिछले लेक्चर में आप लोगों को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाया था। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का तीसरा लॉ मैंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। लेकिन उसमें कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस और बाकी रह गए थे। ठीक है, तो आज मैं उस एग्जाम्पल और उस क्वेश्चन को बताने के बाद नेक्स्ट टॉपिक को और आगे बढ़ाऊंगा, उसके नेक्स्ट टाइप्स को और आगे डिस्क्राइब करूंगा। आइए देखते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल। तो कल जो हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, ये उसमें एक के था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का डिफिनेशन और उसका एग्जाम्पल मैंने बताया था एक, लेकिन एक और भी एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें मैं एक बार और याद दिला दूंगा आप लोगों को कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। इसमें कहता है कि किसी भी दो एलिमेंट को when two elements combine to each other to form two or more than two compounds in which the different mass of one element combine to fixed mass of another element and the which bear a simplest ratio। जो डिफरेंट मास है वो एक सिंपलेस्ट रेशियो को बेयर करता है। तो आइए उसी एग्जाम्पल को, उसी लॉ को और ज्यादा डिस्क्राइब करते हुए एक बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये कंबाइन हो रहा है, और ये कंबाइन होकर 5 प्रकार के कंपाउंड से बनाते हैं। एक बनाता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर बनाता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इन 5 कंपाउंड का हम लोग थोड़ा देखेंगे। इसका यहां पे मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, मास ऑफ नाइट्रोजन। यहां देखते हैं हम लोग मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पे हम लोग को फिर देखना होगा फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास यहां फिक्स कर लेंगे, और फिर यहां देखेंगे हम लोग डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ये डिफरेंट मास कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पे नाइट्रोजन का जो मास होगा, ये मास जो हम लोग यहां निकालेंगे, ये नाइट्रोजन के यहां बताओ कितना मास है। 2 नाइट्रोजन में 14 दुना 28 हो जाएगा यहां पे, और यहां ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे नाइट्रोजन कितना है, 14, यहां पे कितना है, 16। यहां पे कितना नाइट्रोजन, 14 2 जा 28, और ऑक्सीजन 16 3 जा 48। तो यहां पे नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन हो जाएगा 32, नाइट्रोजन हो गया 28, ऑक्सीजन हो जाएगा 80। तो ये जो कंपाउंड में मेंशन्ड इनका जो मास है, मतलब एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास है, तो वो मोलिकुलर मास मैंने यहां पे मेंशन किया है। अब हमें यहां पे एक चीज दिखाना है कि फिक्स्ड मास करना। तो ये जो मास आप देख रहे हो, इस 28 और 14 जो मास आप देख रहे हो, इनमें से कोई भी एक मास आप फिक्स कर लो। आप चाहो तो सबका 28 कर लो, आप चाहो तो सबका 14 कर लो। तो चलिए हम लोग सबका 14 ही कर लेते हैं, सबका 14 कर लेते हैं। और ये जब रेशियो देखिए, इन दोनों की रेशियो बिल्कुल बराबर है, तो यहां पे भी इन दोनों के रेशियो बराबर होना चाहिए। मतलब इन दोनों के रेशियो के बराबर ही इन दोनों का रेशियो होना अनिवार्य है। तो ये 28 का आधा किए 14, 28 का हाफ हुआ है 14, तो 16 का हाफ हो जाएगा कितना, 16 का हाफ हो जाएगा 8। 14 का 14 रह गया है, तो 16 भी रह जाएगा। 28 का हाफ हुआ है ना 14, तो 48 का हाफ कर लो 24। 14 14 32 का हाफ कर लो, हाफ नहीं करना चूंकि 14 14 है, तो यहां पे 32 ही रह जाएगा।
28 का हाफ हुआ है तो 80 का हाफ कर लो 40। तो इस प्रकार जो रेशियो इनका है, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही रेशियो इन दोनों का आएगा। बिल्कुल आप बराबर देखोगे, दोनों का रेशियो बराबर है। तो अब जो डिफिनेशन कहता है कि जो डिफरेंट मास होंगे यही सिंपलेस्ट रेशियो को दर्शाएंगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो जो है ये कहता है 8:16:24:32:40। सब में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1:2:3:2 8 चौका 32 और 8 पच्चे 40। टोटल मिलाकर आपका जो आया वो यह एक सिंपलेस्ट रेशियो आया। और ये सिंपलेस्ट रेशियो जो है हम लोगों के लिए ये इस एग्जाम्पल को बताता है कि यह एग्जाम्पल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलिस्ट्रेट करता है, मतलब सत्यापित करता है। ठीक है, आइए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम मिटाएं इसको, एग्जाम्पल नहीं, अब मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल बताता हूं इस पे। ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। आइए देखते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ही हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अभी हम लॉ जो चल रहे हैं वो लॉ 3 ही है, इतना ध्यान रखिएगा। ये मैं लॉ 3 का ही बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि ये लॉ जो है ये तीसरा लॉ की बात कर रहा हूं। इसमें हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन ये देते हैं कि मान लो कि इफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म 3 कंपाउंड, ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, और इनका जो परसेंटेज मास दिया गया है और इसमें द परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन इन ए में हाइड्रोजन का परसेंटेज मास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 25%। बी में हाइड्रोजन का ही परसेंटेज मास दिया गया है 14.3%। ठीक है, और सी में हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है 7.7%। तो ये तीनों में हाइड्रोजन का परसेंटेज मास दिया गया है, गिवन है। तो आपको ये बताना है क्या ये डाटा इलिस्ट्रेट करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। आइए दिखाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके लिए हम लोग 3 जो एलिमेंट्स हमारे हैं, 3 जो कंपाउंड्स हैं ए बी सी, इसको लेते हैं ऐसे हम ए बी और सी। चलिए, तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो एक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होगा, बी में भी कार्बन हाइड्रोजन दोनों होगा। यहाँ हाइड्रोजन का गिवन कितना है 25, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कितना दिया गया है 14.3। चलिए, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कितना दिया है 7.7। तो परसेंटेज, चूंकि ये तीनों वैल्यू परसेंटेज में अगर गिवन है तो जाहिर सी बात है कि 100 में से घटाएंगे तो कार्बन का निकल जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो 100 में से 25 गया, कितना हो गया 75। तो 75 आ गया कार्बन का इसमें आएगा। 100 में से 14.3 घटाएंगे तो 84.7 हो जाएगा। इसमें अगर घटाएंगे आप तो ये आएगा 92.3। तो कुल मिलाकर ये हमें एक डाटा मिल गया। अब हम करते क्या है कि सब में इसमें जैसे में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकालते हैं। तो कार्बन हो गया 75, हाइड्रोजन हो गया 25। तो क्या हो गया 25 3 75, 3 और 1 का रेशियो हो गया। चलिए इनका देखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का। इनका कार्बन है 84.7, ठीक है, ये थोड़ा नीचे लिखते हैं 84.7 और 14.3 क्या आएगा बाबू
तो ये लगभग में ये आपका 6 आ रहा है, लगभग 5.9 आएगा आप लोग सॉल्व करोगे तो 6:1 आएगा। मतलब इसको हम डायरेक्ट 84.7 में 14.3 से डिवाइड करेंगे तो 6.1 आएगा, लगभग 5.9 आएगा तो 6 मान लेते हैं, और चूंकि इससे डिवाइड किए तो 1 ले लिए। चलिए अब इनका देखते हैं। इनका हो गया कार्बन रेशियो हाइड्रोजन, तो इनका कार्बन जो है वो है 92.3 रेशियो 7.7। इनको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 11.99 आएगा, यानी इसको 12 मान लेंगे, और 12 मानेंगे तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो हमारा डिफिनेशन तो कहता है ना कि द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, एक का डिफरेंट मास 3, 6, 12, किसका? कार्बन है, सब में कार्बन का डिफरेंट मास है, कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट। एक फिक्स्ड मास इसका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है, तो विच बेयर ए सिंपलेस्ट रेशियो, कौन बेयर करेगा? जो डिफरेंट मास होगा वो बेयर करेगा। तो यहां पे जो सिंपलेस्ट रेशियो हम निकालेंगे वो किसका निकालेंगे बाबू? तो ये सिंपलेस्ट रेशियो हम निकालेंगे कार्बन का। चलिए क्या क्या है? 3:6:12, 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, विच इज द सिंपलेस्ट रेशियो। इस प्रकार से ये एक मैंने इसका एग्जांपल बताया और एक इसका मैंने न्यूमेरिकल बताया। आप लोग इसको नोट कर लो और घर पे इसको वर्क करना, ठीक है। इसको मिटाते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब बढ़ेंगे। नेक्स्ट लॉ 3 खत्म होता है, लॉ 4 की तरफ बढ़ेंगे और लॉ 4 को क्लियर जानेंगे, समझेंगे और समझेंगे कि क्या कहता है, ठीक है। आइए देखते हैं लॉ 4 क्या कहता है। तो अब हम लोग लॉ 4 को पढ़ेंगे थोड़ा सा। लॉ 4 का जो डिफिनेशन है, ये जो नाम है, ये कहता है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, यानी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इसका नाम है। तो रेसिप्रोकल का अर्थ समझ रहा है कि थोड़ा सा उल्टा है और इसके डिफिनेशन भी थोड़ा टेढ़ा है। चलिए दिमाग को एकदम कंसंट्रेशन में ला दीजिए, ठीक है, और कंसंट्रेशन में लाकर तब इस टॉपिक को समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है। क्या कहता है? टेढ़ा है पर मेरा है। आइए दिखाते हैं। टेढ़ा है पर ये आपका है। कैसे है थोड़ा समझिएगा। एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, निश्चित तौर पर नहीं समझ में आएगा। कहता है कि when two elements combine separately with a fixed mass, मैं इसको समझाते चलता हूं। 2 एलिमेंट्स हम लेते हैं A और B, तो कहता है कि 2 elements combined separately with a fixed mass of the another element, तो एक another element C लेते हैं और ये C के मास से सेपरेटली कंबाइंड होकर ये मान लो कि AC बनाएगा, और ये C के सेपरेटली कंबाइन करेगा तो ये BC बनाएगा। यहाँ पे BC कंपाउंड, AC कंपाउंड। तो फिक्स्ड मास ऑफ द अनदर एलिमेंट इज आइदर द सेम, मतलब इनका जो रेशियो आएगा, किनका रेशियो? A:C और B:C जो आया, तो इनका जो रेशियो आ रहा है तो आइदर द सेम, ध्यान देंगे, आइदर द सेम और नियरली सेम, या तो कंप्लीट सेम होगा या उसके लगभग समान होगा, ऑफ द मासेस इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर। अगर ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं, कौन? A प्लस B आपस में कंबाइंड होकर जो AB बनाते हैं, तो यह AB का जो रेशियो आएगा A:B, इस रेशियो के बराबर इन दोनों में से अगर हम निकालते हैं A और इसका निकालते हैं B, और इस A और इस B का रेशियो AB लेते हैं, तो यह AB इस AB के या तो बराबर होगा या तो नियरली सेम होगा। बाबू डिफिनेशन तो यही है, मैंने कहा था टेढ़ा है पर मेरा है। डिफिनेशन तो यही है, बहुत टेढ़ा है, समझ में तो नहीं आया होगा, पक्का नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं किस लिए हूं? इसलिए नहीं हूं कि आप लोगों को ये सब टेढ़े जो चीज है, इसको टेढ़े को अपने को सीधा बना देना है ना। तो टेढ़ा है लेकिन ये सीधा बनाते हैं कैसे, आइए दिखाते हैं। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट लॉ भी है, इसको समझना जरूरी है
इस जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया है उसका नाम है रिचर्ड, जो 1792 में इसको प्रपोज किए थे। ठीक है, आइए इसको थोड़ा और एक एग्जाम्पल समझते हैं, शायद अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसका ले रहे हैं एग्जाम्पल? लॉ ऑफ 4 का। ध्यान देंगे, सल्फर लेते हैं और एक ऑक्सीजन लेते हैं। ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं और ये दोनों एक हाइड्रोजन एलिमेंट से सेपरेटली माने अलग अलग कंबाइन होंगे और अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन सल्फर से कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएगा H2S। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंपाउंड होकर कंपाउंड बनाएगा H2O। राइट, कोई डाउट नहीं यहां तक? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लगे रहिए, बनाते रहिए, मजा लीजिए और देखिए रहिए केमिस्ट्री, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं। H2S में हाइड्रोजन का 2 है तो बाबू इसका मास निकालो ना, 2। सल्फर का तो आप लोगों को याद नहीं होगा, 16 सर आपने ट्रिक बताया था। बिल्कुल सही जवाब। हाइड्रोजन का यहाँ पे फिर 2 है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 दूना 16 फिर ट्रिक बताया था। तो चलिए अब यहाँ पे रेशियो निकालते हैं। 1:2 कितना? 16। चलिए इसका हो जाएगा 1:2 कितना? 8। तो ये रेशियो हमारा आया हाइड्रोजन और सल्फर का। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को अब कहता है लॉ कि इन दोनों को अगर हम मतलब सल्फर और ऑक्सीजन को यहां पे अगर कंबाइन करते हैं तो ये जो कंपाउंड बनाते हैं वो क्या बनाएंगे बाबू? SO2 बनाएंगे। तो SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन का क्या यहां पे रेशियो होगा? सल्फर का कितना? 32, ऑक्सीजन का 16 दूना 32। ठीक है, तो क्या आएगा? इसका आएगा 1:1। ठीक है, क्या आया इसका? 1:1 आ गया। राइट, अब यहां देखिए, क्या यहां पे हम लोग सल्फर ऑक्सीजन लेते हैं? सल्फर का कितना है? 16। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 8। ये ना लेना हम लोगों को। तो यहां पे हम लोग लेते हैं 16 दूना 32। 32 सही है ना? कहीं गलत नहीं ना हो रहा है? 32 32 64 तो होता ही है उसका। सही है, 1:1 आ गया। यहां पे हम लोग लेंगे फिर से इन दोनों से लेंगे क्या? सल्फर S और O का। यहां पे सल्फर का रेशियो कितना है? 16 और यहां पे ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। फाइनली 8 आया है, तो 8 इसका आएगा 8 दूना 16 2:1। तो इसके बराबर तो नहीं आया लेकिन इसके नियरली सेम आया। तो ये कहता है लॉ या तो बराबर आएगा या तो नियरली सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये साबित होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें ये इक्वल मिल ही जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, मिल जाता है इक्वल। इसमें मैं एक बार और चेक कर लूं कोई गलती तो नहीं है। H2S में 2:32 ठीक है, H2O में 2:16 1:2 1:16 1:8 ठीक है, और 16 सल्फर का 32 16 दूना 32 32 ठीक है। तो ये होता है इसका। एक और एग्जांपल देखिए, क्लियर हो जाएंगे आप। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, थोड़ा टेढ़ा तो है लेकिन एक और एग्जांपल शायद आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं, कार्बन लेते हैं इस बार और लेते हैं हम ऑक्सीजन, और इस बार कार्बन और ऑक्सीजन कर लेते हैं फिर से हाइड्रोजन यहाँ पे। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाएगा? CH2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाएगा बाबू? H2। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकालो, 12 और 4, 4 3 12, 3 और 1 का अनुपात है। इसमें निकालिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2 और 16, 1:8। तो अब इनको जोड़िए, फिर से यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन जोड़िए, इस बार बनेगा CO2 और CO2 में कार्बन ऑक्सीजन निकालिए तो आएगा आपका कितना? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का यहाँ 32। 4 से घटाइए, 4 3 12 4 8 32।
चलिए यहाँ पे भी आप फिर से कार्बन और हाइड्रोजन निकालिए, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन यहाँ पे 3 और ऑक्सीजन यहाँ पे है 8, 3:8, ये बराबर आ गया। तो वही बात कहा था, डिफरेंशियल या तो सेम आएगा या तो नियरली सेम आएगा। ठीक है, तो नियरली भी सेम आए तो घबराने की बात नहीं है। मैं यूं कहूँ तो जो आए आप उसको मान लीजिए कि वो उसके सिंपलेस्ट रेशियो में आ रहा है, राइट। तो ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब फिफ्थ लॉ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 5वां लॉ, और ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लास्ट लॉ है, और ये भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है तो सबके सब अपने आप में इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कुछ ज्यादा, इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। जनरली आप अगर पढ़ोगे, चार्ज जो होता है आयंस, वो कभी भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, उसको कहते हैं स्टाइकियोमेट्री। यानी स्टाइकियोमेट्री किसी कंपाउंड का अगर नहीं तोड़ेंगे तो वो कंपाउंड बिल्कुल स्टेबल रहता है। अगर स्टाइकियोमेट्री टूटता है, भंग होता है, तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाते हैं। तो स्टाइकियोमेट्री एक बहुत ही मतलब बेहतरीन टॉपिक है, आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। स्टाइकियोमेट्री कहता है, ये कहता है कि द गैसेस participating in a chemical reaction bear a simplest ratio to one another, ठीक है। and also to the product, if, यहां पे एक बात लगता है कि प्रोडक्ट भी आएगा, मतलब कहता है कि कोई भी रिएक्शन में गैस, जो रिएक्टेंट्स होते हैं अगर वो गैस है, जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, तो वो एक सिंपलेस्ट रेशियो को पालन करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो को रखते हैं। कहता है कि इस सिंपलेस्ट रेशियो में प्रोडक्ट भी आएगा, लेकिन कब आएगा, तो वहां उसके लिए कंडीशन लगाया गया है, if they are in the gaseous state, मतलब कि वो भी एक गैसियस स्टेट में हो तो ये पार्टिसिपेट करेगा, उसके मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान देंगे, इस डिफरेंशियल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। H2 + Cl2 2HCl, यहां पे हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, लेकिन HCl जो है ये भी गैस है। चलिए, ये भी गैस है, तो ये तीनों गैस है, चूंकि इसका प्रोडक्ट भी गैस है, तो इनका जो है यहाँ पे 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम, तो इनका जो सिंपलेस्ट रेशियो है ये होता है 1:2, मतलब कि इनका एक सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो 1:2 का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका प्रोडक्ट भी गैस था। चलिए एक और दिखाते हैं जिसका प्रोडक्ट गैस नहीं हो सकता। मान लो CH4 को आप कंबसन करते हो तो क्या बनाओगे? CO2 प्लस वाटर। इस केस में ये CH4 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, लेकिन वाटर लिक्विड है। बैलेंस भी करना होगा, तो ये 2 मोल लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 मोल लगेगा, ऑक्सीजन 4 हो गया। ये हो गया 1 वॉल्यूम, ये हो गया 2 वॉल्यूम, ये हो गया 1 वॉल्यूम, ये हो गया 2 वॉल्यूम। अब इसका जो रेशियो निकालेंगे हम, ये सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1, मतलब कि प्रोडक्ट में ये गैस है लेकिन ये गैस नहीं है, तो जो गैस नहीं है
उसको हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। यहाँ तक कि इसके वॉल्यूम को भी नहीं मापेंगे यहाँ पे, उसको भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, आइए इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, इस लॉ पे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर कर देंगे कि ये कैसे होता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, इसी को लेते हैं हम लोग कि CH4 को कंबसन करते हैं तो CO2 और वाटर बना है। इसमें मान लो कि ये गिवन है, दिया हुआ है CH4 का 100 ml वॉल्यूम दिया गया है। CH4 का ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम कितना दिया गया है 100 ml, बाकी का निकालना है। तो ये मान ले, ये तो गैस है ही, ये भी गैस है और ये भी गैस है, लेकिन ये गैस नहीं है, लिक्विड है। बैलेंस तो करना पड़ेगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, 2 कर लेंगे। यहाँ पे 2 करते हैं, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो जाता है, तो इस ऑक्सीजन को 4 करने के लिए 2 से गुना करते हैं। ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम। ये कभी भी NTP और STP पर मापा जाता है। वैसे अभी NTP STP मैंने नहीं पढ़ाया है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। बहुत सारे बच्चे नाम सुने होंगे, ये सब बताया जाएगा आप लोगों को इस क्लास में भी, और डिटेल बताया जाएगा। तो एक बात समझो, पहले ये एक रेशियो है। अगर ये 1 वॉल्यूम है तो हमको ऑक्सीजन इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में हमको अगर CH4 1 वॉल्यूम चाहिए तो ऑक्सीजन को 2 वॉल्यूम लेना होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 1 वॉल्यूम लेना होगा। तो अगर CH4 यहाँ पे 100 ml है, ध्यान देंगे, तो इसका दुगुना होगा ऑक्सीजन, कितना 200 ml। बिल्कुल ये रेशियो कहता है ना। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बराबर था, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 100 ml। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है, जो भी अमाउंट दिया गया हो। मान लो कि अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे मान लो कि कुछ और दिया गया है, तो यहाँ पे मान लो कि आपका 50 ग्राम दिया गया है पर ml, है ना, 50 ग्राम या 50 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ही लेते हैं, 50 मोल पर लीटर है। तो फिर इसको इसी रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 मोल, है ना, 100 मोल पर लीटर। ये कितना हो जाएगा फिर 50 मोल पर लीटर। ये बड़ी आसान क्वेश्चन तैयार होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं और हम आसानी से देखकर इसको बना लेते हैं। गेलुसाक्स पर वॉल्यूम से क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। तो ये आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का 5 लॉ मैं आज आपका समाप्त कर दिया हूं। आप लोग इस 5 लॉ को, मैंने 2 वीडियो मिलकर ये 5 लॉ मैंने पढ़ाया आपको। दोनों वीडियो को आप एक साथ अब पढ़कर देखोगे, एक नोट्स तैयार कर लोगे, और इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, वो क्वेश्चन आप लोग फिर से नोट करके फिर से बनाओगे। साथ ही आप लोग, अगर आपको ये क्वेश्चन NCERT में मिलता है या आपको अदर किसी भी बुक में मिलता है तो आप इसको बनाओ। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए।